22માં આપનું સ્વાગત છે. Namaste is a form of greeting deeply embedded in our culture and has been adopted the world over since we last met in March 2020 at the previous edition of Deaf Expo. Namaste means I bow to you, I acknowledge the divinity in you. As Deaf Expo walks on the path to pride, it's my pride and privilege to host today's inaugural ceremony. May I invite Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, to kindly convey the welcome address. राज्य के पाटनगर गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण में शुभारंभ अवसर पर हमारे साथ उपस्थित आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता, वैश्विक नेता, विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, राज्य के आदरणीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, राज्य के मेरे साथी मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, देश विदेश से आए हुए सभी रक्षा मंत्री श्री CDS श्री जनरल अनिल चौहान जी, नौसेना के प्रमुख श्री एडमिरल श्रीमान हरिकुमार जी, वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी जी, मुख्य सचिव श्री पंकज कुमार, आमंत्रित सब महानुभावे, नागरिक भाइयों बहनों, सबको मेरा नमस्कार। गुजरात की इस धरा पर गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं अत्यंत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं। गुजरात को प्रतिष्ठित डिफेंस एक्सपो की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। गुजरात की रक्षा शक्ति के प्रदर्शनी का एक वैश्विक मंच गुजरात में निर्मित हुआ है। माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी से उन्होंने राज्य में डिफेंस इकोसिस्टम के निर्माण के सफल प्रयास किए हैं। राज्य के युवाओं को काउंटर टेररिज्म, काउंटर इमरजेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, सैन्य मामले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय की शिक्षा प्रदान करना उनका सपना है। माननीय मोदी जी ने इस सपने को वास्तविक रूप देने के लिए देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा डिफेंस क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की पहल की थी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में 2009 में गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना से देश और राज्य के युवाओं को डिफेंस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे समयानुकूल शिक्षा अवसर दिए। यह दोनों यूनिवर्सिटी अब महत्व के राष्ट्रीय संस्थान NFSU और RRU के रूप में उभर आई है। NFSU विश्व की पहली और एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक, हेरिबियल, डिजिटल फॉरेंस और संबंधित विज्ञानों को समर्पित है। NFSU में बैलिस्टिक रिसर्च सेंटर और टेस्टिंग रेंज और बैलिस्टिक मटेरियल्स के मूल्यांकन का देश में अपनी तरह का सबसे पहला सेंटर कार्यरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट की सभी एडिशन में आयोजित प्रदर्शनी में डिफेंस कंपनी को उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए खास डिफेंस पेविलियन को प्रोत्साहित किया है।
कई गणमान्य डिफेंस कंपनीज को अपने डिफेंस इक्विपमेंट प्रदर्शित करने का अवसर भी उन्होंने दिया है। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात में ऐसे कई एमएसएमई है जो भारत के स्ट्रेटेजिकल एरोस्पेस और डिफेंस कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण पार्ट्स सप्लाई करते हैं। डिफेंस एक्सपो के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के ऐसे कई एमएसएमई उद्योग के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर दिया है। गुजरात देश का एक ऐसा संवेदनशील राज्य है जिसकी थल, नभ और जल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ी है। हमारे राज्य की सरहदी क्षेत्र बनासकांठा के डीसा में 935 करोड़ की लागत से बनने वाले एयरफील्ड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। पश्चिमी सीमा क्षेत्र में थल, जल एवं नभ ऑपरेशंस और अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे आर्थिक गतिविधि केंद्र की हवाई सुरक्षा में यह एयरफील्ड महत्वपूर्ण बनेगा। गुजरात सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में राज्य में एयर स्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने की पहल की है। वर्ष 2016 में एक विस्तृत एयरस्पेस और डिफेंस पॉलिसी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है, जिसके अंतर्गत गुजरात ने कई रणनीतिक निवेश आकर्षित किए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप गुजरात सरकार ने ड्रोन प्रमोशन और यूजेज पॉलिसी जारी की है। हाल ही में द आत्मनिर्भर स्कीम्स फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज के द्वारा उद्योगों को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का स्पष्ट आह्वान किया है। हमारे स्वप्नद्रष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य में लागू दूरदर्शी पहलों और सुधारों के कारण गुजरात पिछले 20 वर्षों से फास्ट ट्रैक विकास के मार्ग पर अग्रसर है। गुजरात अपनी उत्पादन क्षमता और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में अहम भूमिका के साथ अपना योगदान देगा। मैं आपको इस डिफेंस एक्सपो के माध्यम से भारत और गुजरात की विकास गाथा में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार फिर वाइब्रेंट स्टेट गुजरात में आप सभी के स्वागत के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। Thank you so much, sir. With DEF Expo 22 being the largest ever edition and a first ever exclusively for Indian companies, since its inception, it's only apt that the grandeur be befitting for showcasing the journey of Indian defense manufacturing as envisioned in the clarion call of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for an Atmanirbhar Bharat. DEF Expo prides itself with showcasing the exciting journey of Indian defense sector, including the journey of our growth in design leadership in anamorphic form. This has been completely developed indigenously by an Indian startup 2020 AD for India's largest ever DEF Expo, which has set a new benchmark with 1,340 exhibitors. Path to Pride emboldens our resolve to ensure availability of indigenous defense products for our services, nurture our youth, celebrate our design leaders and their contribution towards nation building to realize the vision of our Honorable Prime Minister in India's Amrit Kal and establish India as a defense manufacturing hub for the world. Ladies and gentlemen, you are the first to witness this. न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। भारत में पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का एक समृद्ध और प्राचीन इतिहास रहा है।
युद्ध की हर एक कला में निपुण, हमने सदैव ही साहस, श्रेष्ठ हथियारों और तकनीकों से अपनी रक्षा की है। हमारा चोला राज्य समुद्री क्षेत्र में सर्वोच्च था। परंतु इस असीम ज्ञान में हमारा एक ही उद्देश्य था, शांति। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजीज में विस्तार किया है। बहुत ही कम समय में हमने डिफेंस के हर डोमेन में इसका उपयोग किया है। भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत अत्याधुनिक युद्ध तकनीक से लैस होकर एक नए अवतार में वापस आ गया है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, भविष्य के हमारे मोर्चे क्या होने वाले हैं, उनके अनुसार हमें खुद को बदलना है। समय बदल रहा है, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं। भारत अपनी विश्व प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की क्षमता से आज नॉन काइनेटिक और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के क्षेत्र में लीडरशिप हासिल कर रहा है। भारत में एक अनूठा स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है और इसमें बढ़ते हुए इनोवेशन से डिफेंस को मजबूती मिल रही है। और इन सब ने मिलकर तैयार किया है डिफेंस इंडिया स्टैक। और यह सब संभव हो रहा है हमारे डिफेंस के नए एंटरप्रेन्योर्स और डिजाइनर्स की भागीदारी से। आत्मनिर्भरता के आह्वान से और नई संभावनाओं को साकार करते हुए देश नई ऊर्जा के साथ अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। We hope that you enjoyed the immersive experience as much as Def Expo 22 enjoyed in presenting it to the most distinguished audience.
The 12th edition of Deaf Expo is indeed fortunate to have all of you here. May I now invite the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, to kindly address this august gathering. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के आदरणीय राज्यपाल देवव्रत जी आचार्य, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी गुजरात, फॉरेन कंट्रीज ministers, young delegates, academicians, industry partners, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी, हूँ आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। डेफ एक्सपो 2022 के उद्घाटन समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर आपका हम सब के बीच होना हम सब के लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहाँ अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। आपकी ही जन्मभूमि पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे विशेष खुशी हो रही है। इस आयोजन को इतने ग्रैंड स्केल पर आयोजित कराने में श्री भूपेंद्र पटेल, चीफ मिनिस्टर गुजरात का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी डायनेमिक लीडरशिप में भारत का रक्षा क्षेत्र पूर्ण समर्पण के साथ राष्ट्र गौरव के पथ पर तेजी से अग्रसर है। भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के आपके विजन के अनुरूप इस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड रखी गई है। पाथ टू प्राइड इस एक्सपो की केवल थीम भर नहीं है, बल्कि एक नए भारत का एक नया उद्देश्य भी है। अमृतकाल के प्रारंभ में इस डेफ एक्सपो का आयोजन अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा और दुनिया के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के हमारे मजबूत संकल्प को भी यह दर्शाता है। डिफेंस एक्सपो एक आकांक्षी भारत और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे भारत का एक विशिष्ट प्रतीक है। डिफेंस एक्सपो एक प्रतीक है राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में 1300 से अधिक इंडियन एग्जीबिटर्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस आयोजन की 80 से अधिक कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स और ऑफिशियल्स भी भाग ले रहे हैं। इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी यह प्रमाण है। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के बदलते सिनेरियो ने हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी प्रभावित किया है और उन्होंने नई अपॉर्चुनिटीज को भी महसूस किया है। आज हमारे पास बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए compete कर रहे हैं और बड़े इन्वेस्टमेंट्स भी करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी, यहाँ जब मैं बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा ध्यान मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइज सेक्टर पर नहीं है। वास्तव में एमएसएमईज को स्पेशल इंसेंटिव्स प्रदान किए जा रहे हैं और आज हम डिफेंस सेक्टर में एमएसएमईज की भागीदारी में बहुत ही उत्साहजनक ट्रेंड देख रहे हैं। मित्रों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी कमी के चलते प्राइवेट इंडस्ट्री अपनी पूरी क्षमता के साथ सामने नहीं आ पा रही थी। पर हमने यह अनुभव किया कि डिफेंस प्रोडक्शन में अगर हमें दुनिया में टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप प्राप्त करनी है तो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में हमें
रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग को सपोर्ट करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देने की भी यह आवश्यकता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस जैसे इंटरवेंशंस के माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान एक विशेष बात पर आकृष्ट करना चाहूँगा। डेफ एक्सपो में पिछले 2 दिनों में 10 से अधिक कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ बाईलेटरल डायलॉग्स भी मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा भी दिल्ली या कहीं बाहर समय समय पर अलग अलग देशों के डिफेंस मिनिस्टर से मेरी बातचीत लगातार होती रहती है। इस दौरान मैंने देखा है कि दुनिया के अनेक देशों में हमारे डिफेंस गुड्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ट्रेनिंग व्यवस्था का बहुत बड़ा सम्मान है। यह निश्चित ही हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथियों, नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए हमेशा से हमारी यह सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। जल, थल और नभ तो हमारी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के साक्षी रहे ही हैं, पर उससे कहीं आगे बढ़ते हुए अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के रूप में समुद्र की गहराइयों और एरो स्पेस फोर्स के रूप में स्पेस की ऊंचाइयों तक हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज का भी विस्तार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिशन डेफ स्पेस लॉन्च किया जा रहा है। मिशन डेफ स्पेस के अंतर्गत स्पेस डोमेन में रक्षा आवश्यकताओं के आधार पर 75 चैलेंजेस को इनोवेटिव सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए ओपन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी विजनरी लीडरशिप में न केवल डिफेंस सेक्टर बल्कि हमारी इकोनॉमी के सभी सेक्टर प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में इस प्रगति में और बढ़ोतरी होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अंत में डिफेंस एक्सपो 2022 के इस महासंगम में आप सबकी उत्साहजनक भागीदारी के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to launch Mission Deaf Space by placing his palm on the pad which is being presented. Prime Minister Shri Narendra Modi's resolve for Atmanirbharta has led to India's significant strides towards defense self-sufficiency and created technology-enabled robust ecosystem for defense manufacturing. Innovations for Defense Excellence, IDEX, has brought a revolutionary transformation in bringing innovation to defense. पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की बात कर रहे थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is launching Mission Deaf Space with Defense Space Challenges. As a celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 challenges providing a holistic overview of space are being launched. Space is the final frontier of warfare and a critical component of the next generation national offense and defense. Mission Deaf Space aims to encourage technology development in space for defense applications by startups and young entrepreneurs via defense space challenges. These technologies with dual-use applications will accelerate all-round development of India while safeguarding our national interests. These challenges are categorized into existing Ministry of Defense initiatives of IDEX, Make 1 and Make 2, inviting innovators to apply.
As we wait, we are connecting with enthusiastic gathering at DISA who are eagerly looking forward to the virtual foundation laying ceremony of DISA Airfield. May I request the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to please press the button on the remote for the virtual foundation stone laying of DISA Airfield. भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। मां भारती की सीमाओं की श्रेष्ठतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेनाओं को और अधिक सक्षम और अधिक प्रबल बनाने के लक्ष्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तीनों सेनाओं के क्षमता विस्तार पर विशेष जोर दिया गया है। सामरिक क्षमता विस्तार की दिशा में एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयर बेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4,519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, बड़ोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है। Ladies and gentlemen, the moment that each one of us have been so eagerly waiting for since DEF Expo 22 was announced is here. It is indeed my privilege to invite the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to address this August gathering of DEF Expo 2022. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
श्री भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात सरकार में मंत्री जगदीश भाई, अन्य मंत्रिपरिषद के सारे वरिष्ठ सदस्य, सीडीएस जनरल अली चौहान जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल बी.आर. चौधरी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर. हरिर कुमार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, अन्य सभी महानुभाव, विदेशों से आए हुए सभी गणमान्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, गुजरात की धरती पर सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के इस महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपका स्वागत करना ये जितना गौरवपूर्ण है, उतना ही गौरवपूर्ण इस धरती के बेटे के रूप में आप सबके स्वागत करने का भी मुझे गर्व है। डेफ एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृतकाल में लिया है। इसमें राष्ट्र का विकास भी है, राज्यों का सहभाग भी है। इसमें युवा की शक्ति भी है, युवा सपने भी हैं, युवा संकल्प भी है, युवा साहस भी है, युवा सामर्थ्य भी है। इसमें विश्व के लिए उम्मीद भी है, मित्र देशों के लिए सहयोग के अनेक अवसर भी हैं। साथियों, हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। एक नई शुरुआत का प्रतीक है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। पहली बार किसी डिफेंस एक्सपो में भारत की मिट्टी से, भारत के लोगों के पसीने से बनी अनेक विध उत्पाद, हमारे ही देश की कंपनियां, हमारे वैज्ञानिक, हमारे युवाओं का सामर्थ्य आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। इसमें 1300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें भारतीय उद्योग है, भारत के उद्योगों से जुड़े हुए कुछ जॉइंट वेंचर्स हैं, एमएसएमईज और 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। एक तरह से आप सब यहां और देशवासी और दुनिया के लोग भी क्षमता और संभावना दोनों की झलक एक साथ देख रहे हैं। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए पहली बार 450 से ज्यादा एमओयूज
और एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। साथियों, ये आयोजन हम काफी समय पहले करना चाहते थे। गुजरात के लोगों तो भली भांति पता भी है, कुछ परिस्थितियों के कारण हमें समय बदलना पड़ा, उसके कारण थोड़ा विलंब भी हुआ। जो विदेशों से मेहमान आने थे उनको असुविधा भी हुई, लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविष्य का सशक्त आरंभ कर दिया है। मैं जानता हूं कि इससे कुछ देशों को असुविधा भी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में विभिन्न देश सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आए हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत जब भविष्य के इन अवसरों का आकार दे रहा है, तो भारत के 53 अफ्रीकन मित्र देश कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। इस अवसर पर दूसरा इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग भी आरंभ होने जा रहा है। भारत और अफ्रीकन देशों के बीच ये मित्रता, ये संबंध उस पुराने विश्वास पर टिके हैं जो समय के साथ और मजबूत हो रहा है, नया आयाम छू रहा है। मैं अफ्रीका से आए अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि आज आप गुजरात की जिस धरती पर आए हैं, उसका अफ्रीका के साथ बहुत पुराना और आत्मीय संबंध रहा है। अफ्रीका में जो पहली ट्रेन चली थी, उसके निर्माण कार्य में इसी गुजरात के कच्छ से लोग अफ्रीका गए थे और उन्होंने मुश्किल अवस्था में हमारे कामगारों ने जी जान से काम करके अफ्रीका में आधुनिक रेल, उसकी नींव रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं, आज अफ्रीका में जाएंगे तो दुकान शब्द कॉमन है। ये दुकान शब्द गुजराती है। रोटी, भाजी, ये अफ्रीका के जनजीवन में जुड़ गए शब्द हैं। महात्मा गांधी जैसे वैश्विक नेता के लिए भी गुजरात अगर उनकी जन्मभूमि थी, तो अफ्रीका उनकी पहली कर्मभूमि थी। अफ्रीका के प्रति आत्मीयता और ये अपनापन आज भी भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। कोरोना काल में जब वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया चिंता में थी, तब भारत ने हमारे अफ्रीकन मित्र देशों को प्राथमिकता देते हुए वैक्सीन पहुंचाई। हमने हर जरूरत के समय दवाइयों से लेकर पीस मिशन तक अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास किया है। अब रक्षा क्षेत्र में हमारे बीच का सहयोग और समन्वय इन संबंधों को नई ऊंचाई देंगे। साथियों, इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण आयाम इंडियन ओशन रीजन प्लस की डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव भी है। इसमें हमारे 46 मित्र देश हिस्सा ले रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वैश्विक व्यापार तक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ग्लोबल प्राथमिकता बनकर उभरा है।
2015 में मैंने मॉरिशस में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर का विजन भी सामने रखा था। जैसा कि मैंने सिंगापुर में सांग्रीला डायलॉग में कहा था, इंडो पैसिफिक रीजन में अफ्रीकी तटों से लेकर अमेरिका का तक भारत का एंगेजमेंट इंक्लूसिव है। आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में मर्चेंट नेवी की भूमिका का भी विस्तार हुआ है। दुनिया की भारत से अपेक्षाएं बढ़ी हैं और मैं विश्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक भी है। इतने सारे देशों की उपस्थिति के जरिए विश्व का बहुत बड़ा सामर्थ्य गुजरात की धरती पर जुट रहा है। मैं इस आयोजन में भारत के सभी मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस भव्य आयोजन के लिए गुजरात के लोगों और विशेष रूप से मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। देश और दुनिया में विकास को लेकर औद्योगिक सामर्थ्य उसे लेकर के गुजरात की जो पहचान है, आज इस डिफेंस एक्सपो से गुजरात की पहचान को चार चांद लग रहे हैं, एक नई ऊंचाई मिल रही है। आने वाले समय में गुजरात डिफेंस इंडस्ट्री का भी एक बड़ा केंद्र बनेगा। भारत की सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य में गुजरात का भी बहुत बड़ा योगदान देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा था, डीसा के लोग उत्साह से भरे हुए थे, उमंग और उत्साह नजर आ रहा था। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना डीसा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। डीसाना भाइयों बहनों, તમને હું ગાંધીનગરથી અનેક અભિનંદન પાઠવું છું। હવે તો ડીસા વાસણનો બનાસકાંઠા પાટણ જિલ્લાનો સિતારો ચમકી રહ્યો છે। इस एयरफील्ड के लिए गुजरात की ओर से साल 2000 में ही डीसा के ये जमीन दी गई थी। जब यहां मैं मुख्यमंत्री था तो मैं लगातार इसके निर्माण कार्य के लिए प्रयास करता था। तत्कालीन केंद्र सरकार को, उस समय जो सरकार थी, उनको बार बार मैं समझा रहा था इसका महत्व क्या है। इतनी सारी जमीन दे दी, लेकिन 14 साल तक कुछ नहीं हुआ और फाइलें भी ऐसी बना दी गई थी, ऐसे सवालिया निशान डाले गए थे कि मुझे वहां पहुंचने के बाद भी सही तरीके से सही चीजों को प्रस्थापित करने में भी टाइम गया। सरकार आने के बाद हमने डीसा में
ऑपरेशनल बेस बनाने का फैसला लिया और हमारी सेनाओं की अपेक्षा आज पूरी हो रही है। मेरे डिफेंस के साथी, जो भी चीफ ऑफ डिफेंस साहब बने, हर किसी ने मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाई थी और आज चौधरी जी के नेतृत्व में ये बात सिद्ध हो रही है। जितना अभिनंदन डिसा को है, उतना ही अभिनंदन मेरे एयरफोर्स के साथियों को भी है। ये क्षेत्र अब देश की सुरक्षा का एक प्रभावी केंद्र बनेगा। जैसे बनासकांठा और पाटन, उसने अपनी एक पहचान बनाई थी। वो पहचान थी बनासकांठा पाटन गुजरात में सौर शक्ति, सोलर एनर्जी का केंद्र बनकर उभरा है। वही बनासकांठा और पाटन अब देश के लिए वायु शक्ति का भी केंद्र बनेगा। साथियों, किसी भी सशक्त राष्ट्र के लिए भविष्य में सुरक्षा के मायने क्या होंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि तीनों सेनाओं द्वारा इस क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों की समीक्षा की गई है, पहचान की गई है। हमें इनके समाधान के लिए तेजी से काम करना होगा। मिशन डिफेंस स्पेस देश के प्राइवेट सेक्टर को भी अपने सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। स्पेस में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपनी इस तैयारी को और बढ़ाना होगा। हमारी डिफेंस फोर्सेस को नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने होंगे। स्पेस में भारत की शक्ति सीमित न रहे और इसका लाभ भी केवल भारत के लोगों तक ही सीमित न हो, ये हमारा मिशन भी है, हमारा विजन भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी भारत की उदार सोच वाली स्पेस डिप्लोमेसी की नई परिभाषा को गढ़ रही है, नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। इसका लाभ कई अफ्रीकन देशों को, कई अन्य छोटे देशों को हो रहा है। ऐसे 60 से ज्यादा विकासशील देश हैं जिनके साथ भारत अपनी स्पेस साइंस को साझा कर रहा है। साउथ एशिया सैटेलाइट इसका एक प्रभावी उदाहरण है। अगले साल तक आसियान के 10 देशों को भी भारत के सैटेलाइट डेटा तक रियल टाइम एक्सेस मिलेगा। यहां तक कि यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देश भी हमारे सैटेलाइट डेटा का उपयोग कर रहे हैं। इस सब के साथ ही ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समुद्री व्यापार से जुड़ी अपार संभावनाएं हैं। इसके जरिए हमारे मछुआरों के लिए बेहतर आय और बेहतर सुरक्षा के लिए रियल टाइम सूचनाएं मिल रही हैं। हम जानते हैं कि स्पेस से जुड़ी इन संभावनाओं को अनंत आकाश जैसे सपने देखने वाले मेरे देश के युवा साकार करेंगे, समय सीमा में साकार करेंगे और अधिक गुणवत्ता के साथ साकार करेंगे। भविष्य को गढ़ने वाले युवा स्पेस टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। इसलिए ये विषय डिफेंस एक्सपो की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। गुजरात की इस धरती से डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक की प्रेरणा
और गौरव भी जुड़ा हुआ है। वो प्रेरणा हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगी। और साथियों, आज बात जब डिफेंस सेक्टर की बात होती है, फ्यूचर वॉरफेयर की बात होती है, तो इसकी कमान एक तरह से युवाओं के हाथ में है। इसमें भारत के युवाओं को उनके इनोवेशन और रिसर्च की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए ये डिफेंस एक्सपो भारत के युवाओं के लिए उनके फ्यूचर की विंडो की तरह है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में भारत इंटेंट, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। आज से 8 साल पहले तक भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के रूप में होती थी। हम दुनिया भर से माल खरीदते थे, लाते थे, पैसे देते रहते थे। लेकिन न्यू इंडिया ने इंटेंट दिखाया, इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा है। दोस्तों, हम दुनिया के 75 से ज्यादा देशों को रक्षा सामग्री और उपकरण एक्सपोर्ट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट $1.59 बिलियन यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और आने वाले समय में हमने इसे $5 बिलियन यानी 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये निर्यात एक्सपोर्ट केवल कुछ उपकरणों तक सीमित नहीं है, केवल कुछ देशों तक सीमित नहीं है। भारतीय रक्षा कंपनियां आज ग्लोबल सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही है। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ आर्ट उपकरणों की सप्लाई कर रहे हैं। आज एक और कई देश भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो वहीं हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पार्ट सप्लाई कर रही है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है, क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। भारत की नौसेना ने आईएनएस विक्रांत जैसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये इंजीनियरिंग का विशाल और विराट मास्टरपीस कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। इसी तरह हमारी थल सेना भी आज स्वदेशी तोपों से लेकर कॉम्बैट गन्स तक भारतीय कंपनियों से खरीद रही है। यहां गुजरात के हजीरा में बन रही मॉडर्न आर्टिलरी आज देश की सीमा की सुरक्षा बढ़ा रही है। साथियों, देश को इस मुकाम तक लाने के लिए हमारी नीतियां, हमारे रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
बेहतरी की भी बड़ी भूमिका है। भारत ने अपने रक्षा खरीद बजट का 68% भारतीय कंपनियों के लिए निर्धारित किया, ईयरमार्क किया है। यानी जो टोटल बजट है उसमें से 68% भारत में बनी, भारत के लोगों के द्वारा बनी हुई चीजों को खरीदने के लिए हमने ईयरमार्क कर दिया है। ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये निर्णय इसलिए हुआ है कि भारत की सेना को जो प्रगतिशील नेतृत्व मिला है, उस सेना में बैठे हुए लोगों के हौसले के कारण ये निर्णय हो पा रहा है। ये राजनीति इच्छा शक्ति से होने वाले निर्णय नहीं है, ये निर्णय सैन्य की इच्छा शक्ति से होता है। और आज मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसे जवान हैं, मेरे सेना के ऐसे अफसर हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमने डिफेंस सेक्टर को रिसर्च और इनोवेशन के लिए, स्टार्टअप इंडस्ट्री और एकेडमिया के लिए खोला। 25% रिसर्च बजट हमने बाहर जो एकेडमिया है, नई पीढ़ी है, उनके हाथ में सुपुर्द करने का साहसपूर्ण निर्णय किया है। और मेरा भरोसा मेरे देश की युवा पीढ़ी में है। अगर भारत सरकार उनको 100 रुपया देगी, मुझे पक्का विश्वास है वो देश को 10,000 रुपया लौटा करके दे देंगे। ये मेरे देश की युवा पीढ़ी में था। मुझे खुशी है कि सरकार के प्रयासों के साथ ही हमारी सेनाओं ने भी आगे आकर ये तय किया है कि देश की रक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा साजो सामान वो देश के भीतर जो बना है उसी को खरीदेंगे। सेनाओं ने मिलकर कई उपकरणों की 2 लिस्ट भी तय की है। उन्होंने एक लिस्ट वो बनाई है जो सिर्फ देश में बनी हुई चीजों को खरीदा जाएगा, और कुछ लिस्ट ऐसी है कि जो अनिवार्य होगा तो बाहर से ली जाएगी। आज मुझे खुशी है, मुझे बताया गया आज कि उन्होंने उसमें 101 और चीजें नई आज जोड़ दी हैं जो सिर्फ भारत में बनी हुई चीजें ली जाएगी। ये निर्णय आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य को भी दिखाते हैं और देश के जवानों का अपने देश के सैन्य साजो सामान को लेकर बढ़ रहे भरोसा का प्रतीक भी है। इस लिस्ट के बाद रक्षा क्षेत्र के ऐसे 411 साजो सामान और उपकरण होंगे जिन्हें भारत केवल मेक इन इंडिया के तहत खरीदेगा। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा बजट भारतीय कंपनियों की नींव को कितना मजबूत करेगा, हमारे रिसर्च और इनोवेशन को कितनी बड़ी ताकत देगा, हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितनी बड़ी बुलंदी देगा, और इसका कितना बड़ा फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होने वाला है। साथियों, इस चर्चा के बीच मैं एक और विषय जरूर कहना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि इस बात को हमने समझना होगा। जो कमेंटेटर्स होते हैं वो भी कभी कभी इन चीजों में फंस जाते हैं, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा, हमारा बहुत जीवन का अनुभव है। जब हम ट्रेन के अंदर प्रवास करते हैं, अगर एक सीट पर 4 लोग बैठे हैं और 5वां आ जाए तो ये चारों मिलकर के 5वें को घुसने नहीं देते हैं, रोक देते हैं। ठीक वैसे ही स्थिति डिफेंस की दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की रही है। दुनिया की डिफेंस सप्लाई के क्षेत्र में कुछ एक कंपनियों की जो मोनोपोली चलती है, वे किसी को घुसने ही नहीं देते थे, लेकिन भारत ने हिम्मत करके अपनी जगह बना ली है। आज दुनिया के लिए भारत के नौजवानों का एक कौशल एक विकल्प बन करके उभर रहा है। दोस्तों, भारत के नौजवानों का डिफेंस के सेक्टर में
ये जो सामर्थ्य उभर करके आ रहा है वो दुनिया का भला करने वाला है, दुनिया के लिए नए अवसर देने वाला है, ऑल्टरनेट के लिए नए अवसर पैदा करने वाला है। और हमारे नौजवानों का ये प्रयास, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नौजवानों के इस प्रयास के कारण आने वाले दिनों में देश का सुरक्षा का क्षेत्र तो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ देश के सामर्थ्य में, देश के युवा सामर्थ्य में भी अनेक गुना बढ़ोतरी होगी। आज के इस डिफेंस एक्सपो में जो चीजें हम दिखा रहे हैं उसमें मैं ग्लोबल गुड का भी संकेत देख रहा हूं। इसका बड़ा लाभ दुनिया के छोटे देशों को होगा जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी सुरक्षा में पीछे छूट जाते हैं। साथियों, भारत डिफेंस सेक्टर को अवसरों के अनंत आकाश के रूप में देखता है, सकारात्मक संभावनाओं के रूप में देखता है। आज हमारे यहां यूपी और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। इस इन्वेस्टमेंट के पीछे सप्लाई चेन का एक बड़ा नेटवर्क विकसित हो रहा है। इन बड़ी कंपनियों को हमारी एमएसएमईज, हमारे लघु उद्योग की भी ताकत जुड़ जाती है, हमारे लघु उद्योगों को भी इसके कारण ताकत मिल जाती है और सहयोग करेगी। और मुझे विश्वास है हमारे इन छोटे छोटे उद्योगों के हाथ में भी पूंजी पहुंचने वाली है। इस क्षेत्र में लाखों करोड़ के निवेश से युवाओं के लिए उन क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होने वाले हैं और एक नए विकास की ऊंचाई को प्राप्त करने की संभावना हो जाती है। मैं गुजरात डिफेंस एक्सपो में मौजूद सभी कंपनियों से भी आह्वान करना चाहता हूं, आप इन अवसरों को भविष्य के भारत को केंद्र में रख करके आकार दीजिए। आप मौका जाने मत दीजिए, आप इनोवेट करिए, दुनिया में बेस बनाने का संकल्प लीजिए और सशक्त विकसित भारत के सपने को आकार दीजिए। और मैं नौजवानों को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को विश्वास देता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं मेरी आज आपके लिए खपाने के लिए तैयार हूं। साथियों, देश बहुत तेजी से बदल रहा है, आप भी अनुभव करते होंगे। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। शब्द सरल होते हैं लेकिन सामर्थ्य अपरंपार होता है। और आज भारत की युवा शक्ति, भारत का सामर्थ्य विश्व के लिए आशा का केंद्र बन रहा है। और आज का ये डिफेंस एक्सपो उसी का एक रूप लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस काम के लिए जो कड़ी मेहनत उन्होंने की है, जो पुरुषार्थ किया है। कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दीपावली के त्योहारों की शुभकामनाओं અને આપણા ગુજરાતના લોકોને નવા વર્ષની પણ શુભકામનાઓ। ધન્યવાદ।